लैब 10 है ये, हाँ लैब 10 है, लिखा हुआ है 11 है, लिखा है लैब 10। ये तुम्हारे पास है स्क्रीन शेयर कर अनसुपरवाइज लो। लर्निंग। सॉरी, ओके। तो ये लैब है लैब 10 तुम्हारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग के। लास्ट टाइम मैंने डिफरेंस बताया था अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग में। सुपरवाइज में तुम्हारे पास डाटा जो है वो लेबल्ड होता है, तुम्हारे पास उस डाटा का आउटपुट मिला हुआ होता है जिसकी मदद से वो ट्रेन होता है। इसमें तुम्हारे पास आउटपुट हैंड होता नहीं है, लेबल डाटा नहीं होता। ओके। अब इसमें सिंस हम लोग को पता भी नहीं है कि एक्सपेक्ट क्या करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें से डाटा में से पैटर्न्स निकालते हैं। ठीक है, डाटा में से पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स निकालते हैं। उसके जो मेन जो टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज़ होता है इन अनसुपरवाइज लर्निंग इज़ के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, सही है। के मीन्स क्लस्टरिंग में करते क्या है, इज अ पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग अ डाटा सेट इनटू सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग groups or clusters. The k in k-means represent the number of clusters in the algorithm aims to identify in the data. The algorithm iteratively assigns the data points to clusters based on their similarity and updates the cluster centers until convergence. अबे भाई, ठीक है, ओके। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहले, जब विजुलाइज होगा मैं तब एक्सप्लेन करूँगा इसमें होता क्या है। कोड इसका पहले देख लो, हम लोग ने sklearn डॉट क्लस्टर से के मीन्स इंपोर्ट किया और वो प्लॉट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए मैट प्लॉट किया। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ क्लस्टर्स खुद डिसाइड करते हैं, इसने किया हुआ है 2। ठीक है, इसने रैंडम 2D अरे 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया हुआ, रैंडम वैल्यू से फिल किया हुआ। और जब इसने के मीन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने पैरामीटर्स में नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने पास कर दिए, जो कि ऊपर डिफाइन हुआ था 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, रैंडम स्टेट 0। और फिर फाइनली जो, जब हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे लेबल स्टोर्ड हो गए। ठीक है, अब वो हो गया क्या उससे, अब जब तुमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो तुमने जब रिप्रेजेंट किया, इसमें लेबल कहाँ है, के मीन्स क्लस्टरिंग सेंटर सेंटर और सी इक्वल्स टू लेबल्स। फीचर 1 और फीचर 2 जा रहा है एक्स और वाई में। हाँ, फीचर 1 और फीचर 2 जा रहा है, ठीक है, आउटपुट नहीं है। हम्म। ओके, अच्छा, अब जो इसका तो वो ग्राफ बना, फीचर्स की बेसिस पे, हम्म, क्या, फीचर की बेसिस पे विजुलाइज करेगा या क्लासिफाई करेगा। हाँ, ओ क्लासिफाई तो, हाँ चलो क्लासिफाई भी कह सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें अभी ये सिर्फ विजुलाइज हो रहा है कि कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं एंड व्हाट्स द डाटा इज़ अबाउट। अब फॉर एग्जांपल इससे क्या शो हो रहा है कि जब फीचर 1 की वैल्यू 0 है एंड फीचर 2 की भी वैल्यू 0 है, तो फिर वो अराउंड यहाँ पे लाई कर रहा है। जब फीचर वैल्यू 1 की वैल्यू 0.2 है, तो फीचर 2 की वैल्यू 0 है, तो फिर वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इससे तुम्हारे पास एक सिमिलैरिटी बन रही है कि जब वो फीचर 1 की वैल्यू अराउंड, जब फीचर 1 की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है एंड फीचर 2 की वैल्यू जब 0 से लेकर 0.5 तक है, तो फिर वो एक ग्रुप बन गया। और जब फीचर 1 सही की है। वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है और फीचर 2 की वैल्यू 0.5 से लेकर 1 तक है, तो ये एक ग्रुप बन गया। हम लोग ने ये दो ग्रुप्स इसलिए बनाए बिकॉज हम लोग ने बताया हुआ था कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, 2 हैं। अब बेहतर एग्जाम्पल जो आइडिया होगा वो हमारा इससे होगा कि हम लोग ने जब डाटा सेट, यहाँ से डाटा सेट उठाया हम लोगों ने, मेक ब्लॉब्स और फिर के मीन्स क्लस्टरिंग, इसमें हम लोग ने चार क्लस्टर्स बनाए हुए हम लोगों ने। ओके, और जब हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, तो फिर ऐसे चार तुम्हारे पास कन्वर्जेंस हो गई हैं डाटा पॉइंट्स की। इससे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि इससे तुम्हें पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं
कि डाटा जो है वो इन फीचर्स पे क्लासिफाई हो सकता है, कि लेट्स से कि जब वैल्यू फीचर वन की वैल्यू -8 से लेके और -5 तक है, और फीचर टू की वैल्यू -5 से लेके माइनस लेट्स से 8 तक है, तो फिर वो इसके अराउंड लाई कर रहा है, एंड देन हम लोग कोई इसको कोई वैल्यू दे सकते हैं, इसकी बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। करेक्ट? जब हमारे पास फीचर की वैल्यू 10 है और फीचर टू की वैल्यू 7.5 है, तो हम लोग अ, किसी और कोई और आउटपुट दे सकते हैं इस क्लासिफिकेशन को। ओके, तो इससे हमारे पास रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं इन अनसुपरवाइज लर्निंग। अब पीसीए क्या कर रहा है? पीसीए तुम्हारा, पीसीए हम लोगों ने डाटा माइनिंग पढ़ा था, क्या होता है पीसीए? पीसीए नहीं ऐसे ही समझ। एक सेकेंड, इसका मैसेज आया हुआ है। ठीक है, पीसीए हम लोग का यूज़ होता है डिमेंशंस रिड्यूस करने में। डिमेंशंस का क्या मतलब है? अगर तुम्हारे पास 3 फीचर्स हैं, हम्म 3 फीचर्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है? फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, तो तुम्हारे पास इसके डिमेंशंस कितने हैं? 3 डिमेंशंस हैं। तुम्हारे पास अगर 4 फीचर्स हैं तो कितने डिमेंशंस हो गए? 4 डिमेंशंस हो गए। तो ये जो 3, 4 मल्टीपल फीचर्स है, तो उसको विजुलाइज करना इन अ 2D ग्राफ बहुत मुश्किल होता है, राइट? इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीपल फीचर्स को ऐसे ग्राफ से? तो पीसीए क्या करता है कि उसकी डिमेंशंस रिड्यूस करता है, 3 से 2, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 2, मतलब जितने भी बस वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रिड्यूस करना मैं बता रहा हूँ। सही चल। कौन सी है? 10 है ना? हाँ ओके, हाँ। क्या, कहाँ फंसी हुई हो? डायमेंशन से पूछ रही थी। क्या, क्या समझ नहीं आया इसमें? अच्छा पीसीए में से हम डायमेंशन रिड्यूस करते हैं, पीसीए एक टेक्निक तो है तुम डिमेंशंस ग्राफ रिड्यूस करने की। डायमेंशन हम्म, रिड्यूस करने, तो तुम वो ग्राफ से क्या बता रहे थे वो मुझे नहीं कौन समझ सा में आया। ग्राफ? मतलब ये जो तुम बता रहे थे ऊपर पॉइंट्स से। वो तो अनरिलेटेड है, राइट? ये तो के मींस अच्छा। क्लस्टरिंग हो गया। हम्म ओके, अब इसमें जितने भी फीचर्स थे, इसमें कितने फीचर्स थे? 2 फीचर्स थे। ये हो ही सकता है आइडेंटिफाई 2 फीचर्स के, बिकॉज अगर 2D ग्राफ है तो तुम इसको, वेल, इन दिस सिंप्लीफाइड वे, जो इस बहुत सिंपल है इसको ग्राफ को रीड करना, राइट? बिकॉज इसमें 2 फीचर्स हैं। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल फीचर्स हम्म होंगे तो ये विजुलाइज करना, एक तो और भी तरीके होंगे आई एम श्योर, लेकिन इतना ईजी नहीं होगा रिलेशनशिप्स का आइडेंटिफाई करना, राइट? सही। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पीसीए यूज़ करते हैं तो रिड्यूस द नंबर ऑफ डिमेंशंस। अब वो रिड्यूस का मतलब ये नहीं होता कि अगर 4 है तो उसने सिंपली ये 2 काट दिए। नोप, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है कि इनकी वैल्यूज़ भी ट्रांसफॉर्म करता है यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आइगन वेक्टर्स, कोवेरिएंस मैट्रिसेस एंड सो ऑन, जो जिसमें मैं जाऊंगा नहीं। ओके, बस मैं स्टेप्स बता दूंगा, वो कैसे करता है वो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी मच ख्वारी, और ये हम लोगों ने उसमें किया था लीनियर अलजेब्रा में। तो उनकी बेसिस पे इनकी वैल्यू भी अपडेट होती हैं। अगर लेट्स से कि यहाँ पे पहली पहली रो में 3, 5, 2 और 1 था, ठीक है, और यहाँ पे 0, हम्म 1, 2, 4 था, तो जब ये कैंसिल, जब कट हो गई ना ये, तो इसकी वैल्यू भी अब 3 नहीं रहेगी, इसकी भी वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी जिसकी, मतलब जिस बेसिस पे इनकी वैल्यूज़ थी जो हम लोग ने काटी हैं। ओके, इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, और इसकी भी वैल्यू चेंज होगी। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पीसीए में सिर्फ इग्नोर नहीं हो रहे होते, वो पिछली वाली फीचर्स की भी वैल्यू चेंज हो रही होती हैं टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंसल्ड फीचर्स। सही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकंड, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग
subtract the mean of each feature from the data set so the data is centered around the origin. हम लोग ने क्या किया कि हर जो फीचर जो बचा हुआ है, ठीक है, जो बचा हुआ नहीं है बल्कि हर फीचर को उसके मीन से माइनस किया. क्या मतलब है? तो हमने पहले इसका मीन निकाला, इसका मीन निकाला, जो जहाँ तक मुझे याद है, राइट. लेकिन पॉइंट है कि या तो इंडिविजुअल का मीन या तो पूरे का मीन, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इंडिविजुअल का मीन की बात हो रही होती है. तो तुमने इस कॉलम के पूरे मीन निकाला, इसके कॉलम के पूरे मीन निकाला, एंड देन इस सारे कॉलम्स के मीन निकाले, और तुमने हर एक एक वैल्यू उस मीन में से माइनस करते गई. यानी कि लेट्स से अगर इसका मीन आ रहा था 5 पहले कॉलम का, तो ये पहली वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगी -2. तो ये यहाँ पे -2 आ जाएगी पहले स्टेप में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन, राइट. ऐसे करते करते सारी वैल्यूज अराउंड द सेंटर्ड और वो होंगी, प्लेस होंगी. ठीक है, अराउंड द सेंटर करेंगे मतलब. सारी वैल्यूज के. हाँ, क्या सवाल क्या? मैं कह रही हूँ कि ये मीन निकाल के सब वैल्यूज से माइनस करके देखेंगे, इस तरह की बात है. सब वैल्यू से माइनस करके देखने का क्या मतलब है? देखिए कॉलम की मीन निकाला है ना, कॉलम का. हाँ. हम्म, तो इसका बोल रही हूँ. हम लोग ने कॉलम का मीन निकाला, लेट्स से 5 आ गया था इस वाले हम्म. कॉलम का. तो जितने भी इस कॉलम की वैल्यूज़ है ना, वो बारी बारी करके इस मीन से माइनस होते जाएंगी. तो पहले फॉर एग्जांपल 3 था ना, तो 3 माइनस क्या हुआ 5, फिर 5 सही. था, 5 माइनस 5 क्या हुआ 0, एंड सो ऑन. सही. ठीक है. ओके, जब ये हो गया तो फिर हम लोग को कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फीचर्स इन द डाटा सेट. ओके, उसका फॉर्मूला कोवेरियंस मैट्रिक्स का ये रहा. मैं नहीं जा रहा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, प्लीज़ मुझे फोर्स भी नहीं करना. अगर हुआ तो मैं ये जो है थर्सडे को समझा दूंगा कि किस तरह का हो रहा है, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है इसके फॉर्मूले में जाने का. ठीक है. सही. उसके बाद तुम्हारे पास आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन है. फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स जो निकलेगा उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है. आइगन वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं के डायरेक्शंस ऑफ द फीचर्स. ओके. एंड आइगन वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उनके मैग्नीट्यूड क्या है इन दोज डायरेक्शंस का. यानी कि अगर डायरेक्शंस अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाऊं, तो तुम्हारे पास जो फीचर्स हैं, ओके, कुछ फीचर की डायरेक्शन तुम्हारे पास ये है, कुछ फीचर्स की तुम्हारे पास डायरेक्शन ये है, एंड सो ऑन, राइट. तो वो आइगन वैल्यू तुम्हारी, आइगन वेक्टर तुम्हारे वो उस फीचर का डायरेक्शन बता रहा होगा. लेट्स से फीचर 1 तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा होगा कितना इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, आइगन वेक्टर डायरेक्शन, आइगन वैल्यू उस डायरेक्शन की का मैग्नीट्यूड. सही. ओके. ओके, sort and select the principal components. उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद किया sort the eigenvectors by their corresponding eigenvalues in descending order. The eigenvector with the highest eigenvalue is the first principal component, the second is. अच्छा, हम लोग ने जब ये कर दिया तो फिर हम लोग ने descending order में sort किया. The eigenvector with the highest eigenvalue is the first principal component, second highest जो है second principal component हो जाएगा, and so on. तो जो हम लोग ने eigenvectors निकाले और eigenvalues निकाली हैं, तो जो जिस आइगन वेक्टर की सबसे हाईएस्ट आइगन वैल्यू आई थी वो हमारे पास फर्स्ट फीचर बन गया, उसके बाद वाला सेकंड, उसके बाद वाला थर्ड, एंड सो ऑन. ठीक है. तो तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्म करने के बाद लेट्स से तुम्हारे पास ओरिजिनल डाटा कितनी थी, कितने कॉलम्स है इसमें, 1 2 3 4 ऐसे. जब हम लोगों ने पीसीए इसमें किया तो ये 2 बन गए, और उनकी वैल्यूज़ भी देखो कितनी मॉडिफाई हो गई हैं, किसी बेसिस पे हुई हैं ये मॉडिफाई. सही. जब तुमने इसको मॉडिफाई कर दिया तो फिर तुम उसको इन 2D ग्राफ आराम से विजुलाइज कर सकते हो. ठीक. अब ये कैसे किया हुआ है, बहुत सिंपल फंक्शन है पीसीए का. तो हमने सबसे पहले पीसीए इंपोर्ट करवाया, आरएस के डाटा सेट में यूज़ हो रहा है. x.rs में x एक्सिस की वैल्यूज़, यहाँ पे लेबल डाटा आ गया,
वैसे अनसुपरवाइज लर्निंग कम्प्लीटली अलग है, ऑल्दो इसमें लेबल डाटा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल लेट्स से वाई आ गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 डिफाइन किए हुए हैं तुमने। ओके, हाँ लेबल्स में तुम्हारे पास प्रिडिक्शन आई हुई है, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें। नंबर ऑफ क्लस्टरिंग मतलब वो जो यहाँ पे के मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म हो रही है, दैट्स इट। ठीक है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स उतने हैं जितने ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है, 3। और जो आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास लेबल्स में जा रहा है। ठीक है, तो तुमने उसके बाद क्या किया हुआ है कि पी सी ए यूज़ किया हुआ है, पी सी ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है एन कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब है, जितने तुम्हें फीचर्स चाहिए यहाँ पे उतनी वैल्यू देंगे, जितना तुम्हें रिड्यूस करवा, जितना तक तुम्हें रिड्यूस करवाना है। हमें 2 फीचर्स चाहिए थे तो हम लोग ने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक, ये सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में हम लोग ने इसका मेथड लगाया फिट ट्रांसफॉर्म, और फिर हम लोग ने वो डाटा दिया जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर वो कन्वर्ट हो गया इन 2D और फिर वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो उसे रिपीट कर दो इसको, कौन सा वाला, ये लास्ट वाला पार्ट पी सी ए। जो है पीसीए। हाँ। पी सी ए जो हम लोग ने मेथड इंपोर्ट करवाया, हम्म। पी सी ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, राइट। पीछे का ऑब्जेक्ट बना रहा है और साथ साथ उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है एन अंडरस्कोर कंपोनेंट्स, ये बता रहा होता है कि तुम्हें कितने तक डिमेंशंस रिड्यूस, कितने फीचर्स चाहिए तुम्हें, टेक्निकली ये बता रहा है। ठीक है, अब फॉर सही है। एग्जांपल आयरस के डाटा सेट में लेट्स से 5 है, मुझे याद नहीं है कितने हैं, लेकिन लेट्स से 5 है, 5 ही है एक्चुअली, हम्म। ये 4 है। हाँ 4 फीचर्स हैं, 4 है। तो तुमने क्या किया, पी सी ए का ऑब्जेक्ट बनाते हुए इक्वल्स टू 2 कर दिया। ओके, और पी सी ए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स आयरस हो रहा है, जो कि डाटा यहाँ पे था, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे थी। तो फिर क्या हो गया, इससे जो 4 कॉलम्स जा रहे थे उसके पी सी ए वाली चीज़ होके, पी सी ए की कंपटीशन होके वो 2 ये दो फीचर्स हो। में हो गए और फिर वो यहाँ पे स्टोर्ड सही होगा। ओके, सही। और फिर तुम हम्म। उसको प्लॉट कर रही हो। प्लॉट हम लोग ऐसे कर रहे हैं उसको, मतलब वही जो 2D है, हम लोगों ने सारी रोज़ और फर्स्ट कॉलम, सारी रोज़ सेकंड कॉलम, एंड देन उसको ये फजूल सारी चीज़ें जो रेड और फिर मार्कर और फिर ऐसे कुछ जो 200, ये सारे प्लॉट करने वाली चीज़ें, तो तुम्हारे पास प्लॉट हो गया ऐसे। हम लोग ने ऊपर क्लेब के मीन्स क्लस्टरिंग में भी 3 भी डिफाइन किए हुए थे कि 3 क्लस्टर्स चाहिए हमें। ठीक है, तो 4 सही। फीचर्स को हम लोग ने पहले 2 फीचर्स में रिड्यूस किया एंड देन इसको के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू हम लोग ने विजुलाइज कर दिया। ओके, सही है। ओके, स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, स्टैंडर्ड स्केलर ये मैंने पढ़ा क्यों नहीं। Standard scaler is a pre-processing technique used in machine learning to standardize or normalize the features of a dataset. In the context of clustering, and more specifically the k-means algorithm, using standard scaler can be beneficial for various reasons. Standardization of features. K-means clustering is sensitive to the scale of the features. If these features have different scales, the algorithm might have given okay. The standard scalar features by removing the mean and scaling unit to this ensure all contribute equally to the okay. मैंने तुम्हें याद है लास्ट टाइम वो नॉर्मलाइज वाली बात बताई थी, स्केलिंग और नॉर्मलाइज वाली बात, कि लेट्स से कि तुम्हारे पास एक फीचर की वैल्यूज हैं, लेट्स से 3 2 1 0 7 10 एंड सो ऑन है, और एक फीचर की वैल्यू 100 200 1000 एंड सो ऑन है। हम्म। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे है ना, तो वो के मीन्स क्लस्टरिंग ऑटोमेटिकली इसको ज़्यादा वेटेज लेगा, जबकि ज़रूरी नहीं है कि इसको ज़्यादा वेटेज लेना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दिस दीज वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़ उनके ज़्यादा वेट लेगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स इन दम। तो स्टैंडर्ड स्केलर क्या कर रहा है कि वो इन सबको सेम स्केल में लाएगा, या तो वो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा या तो फिर वो इसको इस स्केल में कन्वर्ट करेगा। यानी कि लेट्स से ये हो जाएंगे 300, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 200 एंड सो ऑन। ओके, तो उससे जो की मीन्स क्लस्टरिंग होगी वो वुड बी बेटर, ओके, बेहतर रिजल्ट्स आएंगे उससे। समझ समझ आ गई ये चीज़। हाँ।
Okay. Improving convergence. Standardizing features can help k-means converge faster. It reduces the differences in the ranges of features, allowing algorithm to reach convergence more efficiently. जो फ़ायदा होगा वो यही बता रहा है कि जो convergence around the center है ना, ये जो overlap आ रहे हैं थोड़ा बहुत, right? ये overlap वाली problem जो है ये solve हो जाने के chances ज़्यादा हो जाते हैं जब तुम standardization apply करती हो. ठीक है. सही। Interpretability. Standardization makes the interpretation of cluster assignments more meaningful. Without the clusters might be driven by features with larger scale, which अच्छा ओके ये जो interpretability का क्या मतलब है कि हम लोग इस ग्राफ को interpret कर रहे हैं and then इससे useful information extract कर रहे हैं हम लोग based on our knowledge, right? तो obviously अगर standard scalar नहीं होगा, यानी कि अगर तुम्हारे पास सारे फीचर्स सेम स्केल पे नहीं होंगे तो तुम्हारे पास ग्राफ भी उस हिसाब से चेंज होगा. अब उस चेंज होने का मतलब ये भी है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होगा, वो एक फीचर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा होगा जबकि नहीं करना चाहिए. तो उसकी वजह से ग्राफ भी अफेक्ट होगा उससे. उसकी वजह से इंटरप्रेट जो कर रहे होंगे वो भी गलत करने के चांसेस हैं. तो टू इंक्रीज इंटरप्रेटेबिलिटी हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर भी अप्लाई करेंगे. तो ये स्टैंडर्ड स्केलर के फ़ायदे बताए हुए थे. ठीक है. इम्प्रूविंग कन्वर्जेंस एंड एनहांस इंटरप्रेटेबिलिटी. क्लियर. फिर ओके. अब आ गए हैं तुम्हारे पास लैब टास्क. EDA and claim load the iris data set. The iris data set load करना है and then perform exploratory data analysis to analyze the structure of the data set. Use k-means clustering to identify clusters in the iris dataset. Experiment with different values of k and visualize the results using scatter plots. Apply the elbow method to determine the optimal number of clusters in the dataset. तो तुम्हारा कोड कहाँ है? नहीं है मेरा तो। इसमें नहीं है. नहीं नाइस. ये लानी लैब अपलोड नहीं की तुमने? नहीं 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 ओके. मुझे भी करनी है. ओके. ChatGPT 2. एल्बो मतलब क्या है ये? एक मेथड है जो कि हमारा बता रहा होता है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं उसमें. वो तो मैनुअली हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं ना यूजुअली. अच्छा। गेट इट. एग्जीक्यूट भी करके देना. I can do more advanced data analysis right now. Please try again later. हाँ ये अपने पास दो यार. चैट जीपीटी 4 को दो तुम. दो. पेस्ट कर रहा हूँ मैं. ना आज का चैट जीपीटी नहीं चल रहा था मेरा तो चल रहा था. मैंने जब तुम्हें पढ़ाया एंड देन उसके बाद और भी यूज़ किया यार। था. 11 बजे नहीं चल रहा था। मैंने कि 11:30 बजे यूज़ किया है. 11:45 बजे यूज़ किया है. 11:30 12 बजे से नहीं चल रहा था भाई। चैट जीपीटी 4 नहीं चल रहा होगा. 3.5 या 4 वो चल रहा कोई था. सा भी नहीं चल रहा था, किसी के पास नहीं चल रहा था। हुआ. हाँ
हो गया? मैं करूँ स्क्रीन स्क्रीन शेयर? शेयर करो। वही स्क्रीन शेयर। ओके, ठीक है, इसने वो लोड आइरिस किया, आगे करो। ये सब आ गया, ओपीटल विथ, ओके, ये क्या है? एक ये एक्सप्लोर, ओके, इसने डाटा को एक्सप्लोर किया हुआ यूजिंग द प्रीवियस चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, सीपी लेंथ वगैरह वगैरह, आगे नीचे। ओके, क्ले मींस क्लस्टरिंग और एल्बो मेथड, नीचे करो, और हाँ, ये तो कोड है, मैं पहले रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ। एल्बो मेथड, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ओके, क्लस्टर्स 700 हैं, और WSH, K means clustering with 3, सही। और नीचे करो। Elbow method plot shows that the within the cluster sum of squares WCSH decreases as the number is okay. The elbow point where the rate of change can be observed around. Okay, is not a reasonable choice at assigning the natural. Okay, I see. Okay, ऊपर करो। एल्बो मेथड तुम्हारा ये शो कर रहा होता है, ये जो एल्बो मेथड का ग्राफ है, ठीक है। एल्बो मेथड इसलिए क्योंकि एल्बो के शेप में। तो तुम्हारे पास शुरू में जब एक क्लस्टर है, तो अराउंड एक क्लस्टर में कितने डाटा पॉइंट्स हैं? 700, ठीक है। जब तुम्हारे पास दो क्लस्टर्स है तो उसमें एक में कितने? दो 150 में अराउंड। दो क्लस्टर्स हैं तो एक में 150 अराउंड। 150 है। और जब तीन है तो उसमें कितने? इसमें लगा अराउंड 80 समथिंग है, राइट। तो हम्म, उसने 3 इसलिए चूज़ किया हुआ है बिकॉज देर इज़ अ शार्प एंगल, जो एंगल बन रहा है ना सबसे शार्प है, ये जो दो के बीच में। हम्म, तो ये उसने इसलिए चूज़ किया है, तो इससे ये पता ये चल रहा है कि ये ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है ना वो इस डाटा सेट में अराउंड 3 है। सही। सही। अब उसने जब तीन क्लस्टर्स की बेसिस पे क्लस्टरिंग की है तो नीचे उसका रिजल्ट आ रहा है ये, ओके। इवन दो देयर सम अच्छा, ओवरलैप, अगर तुम दो करती या तो चार करती तो आई एम प्रीटी श्योर डिफरेंस आता। ये करके भी देख लेना अगर तुम करना चाहो। ऊपर करो, अब कोड को समझ लो। ये वाले ऊपर कहाँ से कोच, वो तो डाटा एनालिसिस है ना, वो तो पहले हो चुका है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, जूम इन कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। सही है। तुमने सबसे, हाँ, तुमने सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई है WCSS के नाम से, और फिर के वैल्यूज रेंज दी हुई है बिटवीन 1 to 10। इससे एक लिस्ट बनी होगी जो कि 1 से स्टार्ट है और 10 पे एंड है, ठीक है। उस लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। सही। ये के की वैल्यूज़ हैं कि तुम इनकी वैल्यूज से चेक कर रहे हो। और फिर लूप चल रहा है फॉर के इन के वैल्यूज़, यानी के की वैल्यू शुरू में 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तब फुल ऑनवर्ड्स टू 10। के हर के की वैल्यू, हाँ ओके आई सी, हर के की वैल्यू में के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई हो रही है, सही। सही। और पहली आइट्रेशन में क्लस्टर्स एक है, दूसरी आइट्रेशन में क्लस्टर्स दो होंगे, तीसरी आइट्रेशन में क्लस्टर्स 3 होंगे, ओके। सही, वो 1 to 10 जब। एग्जैक्टली। और फिर तुम्हारे पास जब ये हो रहा है के मीन्स डॉट फिट और आइरिस डी एफ, आइरिस डी एफ क्या है? आइरिस डी एफ ऊपर होगा, जो जो डाटा फ्रेम है ना आइरिस का, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें पहली इंडेक्स पे क्या होगा कि जो के मीन्स क्लस्टरिंग में जितने वो आ गए तुम्हारे पास, उसके एक क्लस्टर में जितने डाटा पॉइंट्स हैं उसमें तुम्हारे पास पहले इंडेक्स पे वो आ गया। अब जब ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 बन गए,
फिर क्लस्टर सही है। क्लस्टरिंग हुई, और फिर कितने डाटा पॉइंट्स हैं वो WSS में जाके वो अपेंड होगा। तो इस हिसाब से वो ग्राफ बन रहा है। तो जब ये वैल्यूज़ दो लिस्ट बन गई हैं, ये वाई एक्सिस की और ये एक्स एक्सिस की, तो फिर तो वो सिंपली मैट प्लॉट के ज़रिए से वो हम लोग ने प्लॉट कर दिया। अब नीचे जाओ, सही। ये तो ये प्लॉट वाली चीज़ है। उसके बाद के मीन्स क्लस्टरिंग यहाँ पे दोबारा से अप्लाई हो रही है। अब जब उसने वो ये तो एल्बो मेथड के लिए प्लॉट कर दिया, अब नीचे के मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म हो रही है बाय यूजिंग के मीन्स क्लस्टरिंग 3, क्योंकि हम लोग ने पहले एल्बो मेथड से चेक किया कि कितने क्लस्टर्स चाहिए हमें, एंड देन यहाँ पे 3 अप्लाई कर दिया। दैट्स इट, ये हो रहा है यहाँ पे। सही। ठीक है, क्लियर? सही। ओके। अब तुम ही शेयर करते जाओ। बस लैब खोल लो, खोल अगर खुल सकती है तो। टास्क 2 है dimensionality reduction and visualization. Load the wine dataset from scikit-learn, load wine. Apply principle यानी PCA to reduce the dimensionality of the dataset to two components. Visualize the reduced dataset in 2D scatterplot, coloring the points based on their class labels. Experiment with different clustering algorithms, k-mean and to on the reduced find, and compare the results. पढ़ो यार, मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है। चलो तो मैंने from screen apply principle permanent set to reduce dimension of the data set of two components. Visualize the reduced one data set in a 2D scattered plot clearing the conclusion of the class limits. Experiment with different clustering algorithm means अब इसमें वही वाला काम करना है वो जो हम ऊपर ये करके दिखा रहे थे। बस इसमें पीसी भी अप्लाई करना है। जो हाँ अरेस के डाटा सेट है, हाँ, उसको पहले 2 डिमेंशंस में जैसे हमें रिड्यूस किया। यहाँ 2 डायमेंशन में रिड्यूस किया था यहाँ पे, हम्म इसको सही है, और उसके बाद हमने इसको और फिर जब प्लॉट हम कर लोगों दिया ने, था। हाँ, स्कैटर प्लॉट में देरी से करना है तुम्हें। ओके। अच्छा, इसको कॉपी ज़रा हम्म। करके ना अपने दोबारा से रन कर लो, फिर से कोड भी देख लेंगे, ठीक है? जब तक वो एक दफ़ा चला दो चैट जीपीटी पे, ताकि वो एग्जीक्यूट करता जाए। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स तो मैं, अच्छा, अब डिफरेंट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं। के मीन्स भी है, एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी होती है, वो अभी हायरार्किकल क्लस्टरिंग नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। ओके, खैर, तुम, टास्क 3 में ही है। हाँ, लेकिन वो टास्क 2 रन किया तुमने? कर दिया। देखो कितना एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर वाली चीज़ भी हुई है, देख लो ज़रा ऊपर, सबसे यहाँ पे ऊपर। ये जो हायरार्की, देखो, सबसे पहले ये उसने, वाली। हाँ, ये वाली चीज़, राइट, उसने क्या किया हुआ है कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ थी, उसने उसको स्टैंडर्ड स्केलर कन्वर्ट की नहीं है। यानी कि क्या मतलब है, सबको सेम स्केल में लाया हो। जब वो ले आया, तो फिर उसने रिड्यूस कर दिया टू 2, यानी ये डिमेंशंस रिड्यूस कर दिए टू 2 पीसीए वाली लाइन से। ओके। जब वो हो गया, तो उसने विजुलाइज किया है प्लॉट। एक्स एक्सिस पे उसने क्या रखा है कि उसने सारी रोज और फर्स्ट फीचर, सारी रोज और सेकंड फीचर, ह्यू वाइन लेबल, आगे आगे कर सकते हो राइट पे थोड़ा, सही है, ये सब तो फजूल चीज़ है। तो वो है, कलर है सिंपली। ओके, उसने विजुलाइज किया हुआ है ना 2D स्कैटर प्लॉट, 2D स्कैटर प्लॉट ऐसे रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। क्लियर? नीचे जाओ। और फिर उसने के मीन्स क्लस्टरिंग की हुई है। एक दफ़ा उसने के मीन्स क्लस्टरिंग में नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 कर दिया, और फिर उसने एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी की हुई है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में उसने भी दोबारा से 3 किया हुआ है। तो इसका आउटपुट जो आ रहा है तुम्हारे पास, आउटपुट कहाँ आ रहा है, एरर आ रहा है क्या? हाँ, ये तो तुम्हारे पास सिंपली के क्लस्टरिंग वाला एल्गोरिथम है, के मीन्स क्लस्टरिंग। नीचे जाओ। ये भी,
ये तो लेफ्ट वाला के मीन्स है और राइट वाला हायरार्किकल है. व्हाट्स द डिफरेंस? हाँ. नीचे करो. K-mean clustering has effectively grouped the data into three clusters. Okay, particularly between the two. Also divided the method shows a similar grouping pattern, but with slightly different boundaries, which might capture more of the inherent hierarchical structure of the data. Okay, तो जो मुझे नहीं पता कि के मीन्स क्लस्टरिंग और उसके नई लैब्स में डिफाइन हुआ है कि किस बेसिस पे होता है, लेकिन तुम देखो कि स्ट्रक्चर सेम है. ऊपर करो. स्ट्रक्चर हाँ. सेम है, लेकिन कुछ जो डाटा पॉइंट वो एक क्लस्टर में बिलोंग कर रहा है, इसमें दूसरे वाले में कर रहा है. बिल्कुल राइट हाँ. वाले देख सकते हो तुम, जो पर्पल है और इसमें लाइट ब्लू है. कुछ जो येलो पे होने चाहिए थे टेक्निकली, वो तुम्हारे पर्पल में, एंड सो ऑन. तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं क्लस्टरिंग की, वो डिफरेंट है इन के मींस क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल. ओके, गेट इट? सही. बाउंड्री से क्या मतलब है? हाँ. बाउंड्री से क्या मतलब है, समझ आया? बाउंड्री से नहीं. तो बोलो ना. बाउंड्री से क्या मतलब? अच्छा, मैं शेयर नहीं हो रहा. बाउंड्री से ये मतलब है, शेयर हो रहा है ना? है ना? हाँ. ओके. बाउंड्री से ये मतलब है मेरा कि जो क्लस्टरिंग, जो कलरिंग हुई हुई है ना कि सारे पर्पल थे, तो इस कलरिंग की तो अपनी बाउंड्री होगी ना कि इसके इस बाउंड्री के अराउंड जितने भी उनको पर्पल कर दो, इस बाउंड्री के अराउंड जितने भी उनको क्या कर दो, येलो कर दो, एंड सो ऑन. तो ये जो बाउंड्री का सही. शेप है ना, जो के मींस क्लस्टरिंग में, वो स्फेरिकल शेप होता है अराउंड, ऐसे. ओके. अच्छा. और जो हायरार्किकल में है वो या तो हायरार्किकल में डिफरेंट होता है, तो किसी और में डिफरेंट होता था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल हो, वो ऐसे भी हो सकता है. सही है. सही. ओके. अब आगे तुम्हारे पास टास्क 3 वैसे मेरे पास भी एग्जीक्यूट हुआ है, चैट जीपीटी ने करके दिया था. ओके. ठीक है, टास्क 3 है क्या? सबसे पहले लोड द कैंसर डाटा सेट फ्रॉम scikit-learn, apply the hierarchical clustering to identify clusters, visualize the resulting dendrogram and discuss the potential number of clusters. ठीक है, ये भी एक तरीका है डेंडोग्राम, एक एल्बो मेथड की तरह, ताकि हम लोग जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएँ इन द डाटा. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि उसको लोड किया, स्टैंडर्ड स्केलर किया, और जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है वो लिंकेज के ज़रिए से हुई है हमारी. जब हम लोगों ने उसको प्लॉट किया तो हमारे पास ये है, हमारे पास क्या, डेंडोग्राम. ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के डेंडोग्राम है. इससे तुम्हारे पास शो हो रहा है कि जो ये ऊपर से मेन ब्रांचेस कितनी बन रही हैं. मेन ब्रांचेस कितनी बनी हम्म. मतलब. कितनी बनी है, ये ऊपर टॉप से देखो कि मेन ब्रांचेस कितनी है. सही. सही. सही है. ओके. हाँ. मेन ब्रांचेस बताओ कितनी है, नंबर. ये जो नीचे ब्रांचेस बन रही है इसी की बात कर रहे हैं ना ये. हाँ, ये जो है ना लेफ्ट और राइट पे डिवाइड हुआ हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करो, हाँ. एंड देन एक राइट पे जा रहा है ब्रांच बन रही है, एंड देन एक लेफ्ट पे जा रहा है हाँ. ब्रांच बन रही है. और वो टेक्निकली दो ही चाइल्ड्स हैं, कि ये और एक लेट्स से ये है. तो ये बता रहा है तुम्हारे के पास दो मेन क्लस्टर्स हैं, एंड देन उसमें इतने और सब क्लस्टर्स हैं, एंड देन इतने और सब क्लस्टर्स हैं. ये बता रहा है कितने और सब क्लस्टर्स बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हो वो. ठीक है, पॉइंट इज़ कि जो मेन क्लस्टरिंग है वो कितनी है, दो है, इस डेंडोग्राम से शो हो रही है. सही. अगर लेट्स से कि एक और यहाँ पे होता कि एक्सटेंड हो रही होती, एंड देन वो एक और यहाँ पे वो क्लस्टरिंग हुई भी होती, तो वो क्लस्टरिंग ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टरिंग कितनी होती है, पर 3 होती. सही. ठीक है, ये डेंडोग्राम ये शो कर रहा.
ये पढ़ लो. The vertical lines represent the distance between clusters when they are merged. The large vertical distance at the top suggests there are potentially two main clusters. और वो ये जो large distance है ना, इससे भी पता चल रहा है कि इससे जो सबसे ज़्यादा जिसमें लार्ज डिफरेंस वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, उससे पता चलेगा. उसके बाद देखो छोटे छोटे डिफरेंसेस डिस्टेंसेस हैं एक्चुअली, तो वो क्लस्टर्स के बीच में डिफरेंस बता रहा है. ओके, बिकॉज यू वांट कि क्लस्टर्स के बीच में, अगर यहाँ पे देखो वापस से, तो क्लस्टर्स के बीच में जितना डिस्टेंस हो उतना ही अच्छी बात होती है, बिकॉज वो ज़्यादा पैटर्न शो हो रहा होता है उसमें कुछ, राइट जितने वो डिस्टिंक्ट हो फ्रॉम ईच अदर. तो ये जो शो कर रहा है, ये डिस्टेंस ही शो कर रहा है फ्रॉम अदर क्लस्टर्स. ओके ओके. Two main clusters into two distinct branches, indicating that two clusters further within each of these two main branches there are further subdivisions which could indicate the presence of subclusters. ये subclusters की बात हो रही है, right? Subclusters exist करते हैं, लेकिन again it does not make them necessary कि वो कोई useful information show कर रहे हो. ठीक है? Okay. ये भी हो गया. और क्लास 4 के लो द डिजिट्स data set from scikit-learn, apply DBS scan, density based spatial clustering of applications with noise. इतना बड़ा नाम है इसका. On the data set, discuss the strengths and weaknesses of DBS scan compared to k-means. जब हम लोगों ने ये रन किया, सिंपल है इसको भी रन करवाना. इंपोर्ट क्लस्टरिंग में से तुमने DBSN इंपोर्ट करवाया. बता रहा हूँ करेगा क्या. ओके, तुमने फिर सेम चीज़ है, स्केलर वाली चीज़ DB स्कैन में तुमने ये कर दिया. इसमें EPS3 और वो क्या है, मैं बता अभी पूछते हैं इससे कि EPS3 और ये क्या है. बताया नहीं इसने. नहीं, इसने नहीं बताया हुआ. ओके अच्छा खैर, ये भी मैं बताता हूँ ये क्या है. लेकिन जब ये हो गया तो तुम्हारे पास कोई इसका ग्राफ वगैरह शो नहीं होता, कोई रिजल्ट आ जाता है कि वो प्रिंट इसने किया हुआ है. ठीक है. एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्लस्टर्स बता रहे हैं कि उस डाटा सेट में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, 13. और नंबर ऑफ नॉइस पॉइंट्स जो है ना, ये नंबर ऑफ आउटलायर्स हैं. हाँ, यानी कि अगर हम लोग उसमें देखें तो इसमें जो ओवरलैप कर रहे थे ना, जो ये या लेट्स से बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, या फिर जो ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे क्या हैं. हाँ, जो ये ओवरलैप वाले इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने ये आउटलायर्स वाली प्रॉब्लम है, तो आउटलायर्स तुम्हारे नॉइज़ है उस केस में. ये भी, ये भी, ये भी एंड सो ऑन. सही. तो तुम्हारे पास जो DBS स्कैन है, वो तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी बता रहा है और नंबर ऑफ नॉइज़ पॉइंट्स भी बता रहा है इन द डाटा सेट. ठीक है. स्ट्रेंथ्स, अब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर जाओ. कैन आइडेंटिफाई नॉइज़ पॉइंट्स एंड आउटलायर्स विच आर नॉट असाइन टू एनी क्लस्टर. ओके. और आउटलायर्स वो भी होते हैं विच आर नॉट असाइन टू एनी क्लस्टर, जो क्लस्टर से असाइन ही नहीं है, उनको भी कहते हैं हम लोग. ओके. दिस इज एविडेंट फ्रॉम 11618 नॉइज़ पॉइंट्स आइडेंटिफाइड इन द डिजिट्स डाटा सेट. DBS स्कैन और बाकी सारे k-मीन्स जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, आउटलायर्स को और नॉइज़ पॉइंट्स को, राइट. DBS असाइन कर रहा है. क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, अनलाइक k-मीन्स में स्फेरिकल होते हैं, राइट. DBS स्कैन में कोई भी आर्बिट्रेरी शेप्स हो सकते हैं क्लस्टर्स के, वो जो बाउंड्री वाली बात बताई थी मैंने. ठीक है. अब बाय द वे एक चीज़ इसको नहीं ले लेना, इसका शेप क्या है. अगर इसमें k-मीन्स अप्लाई हुआ है तो ये स्फेरिकल तो नहीं है. अब क्या करें. तो पॉइंट इज दिस कि वो जो शेप हो रहा है वो टेंड्स टू बी स्फेरिकल है. ऐसे जितना स्फेरिकल हो सकता है ना, वो उतना हो सकता है. इवन तो यहाँ पे कोई डाटा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन जो बाउंड्री है उसकी वो इसी तरीके से बनी हुई है, स्फेरिकल. करेक्ट. तो ये जो इसकी बाउंड्री है वो ये ऐसे नहीं है कि ऐसे है पूरी,
जो हम्म। इसकी वो एक्सटेंड होके थोड़ी स्फेरिकल शेप में आ रही है। सही। ठीक है, ओके। अच्छा, no need for predefined number of clusters, does not require the number of clusters to be specified beforehand, के क्लस्टरिंग में करना पड़ता है, राइट? ओके, क्लियर? सही है। अच्छा, अब वीकनेसेस आ गई हैं। पेरीमीटर सेंसिटिविटी, द परफॉर्मेंस ऑफ डीबीएस कैन है, डीबीएस कैन हेविली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ईपीएस। ईपीएस क्या है, जो कि ये वाली चीज़ थी। अब ये ईपीएस है क्या, ये देख लेता हूँ। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन द सेम, ओ आई सी। तो ये तुम्हारा बता रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कितना अलाउ करे टू बी इन द सेम ग्रुप। अगर किसी किसी दो नोड्स के बीच में डिफरेंस हम्म। 3 से ज़्यादा है तो वो सेम क्लस्टर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा पॉइंट है, ठीक है? इससे डिस्टेंस तुम्हारे पास लेट्स से 4 है, लेकिन इससे डिस्टेंस तुम्हारे पास 2 है, तो क्या वो इस क्लस्टर में लाया करेगा? अगर टूर तो भी करना चाहिए ना उसको। करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि किसी भी ग्रुप से, किसी भी जो नोड है या पॉइंट है उससे 3 से अबव है, 3.1 है और 4 है, तो क्या ये उस ग्रुप का क्लस्टर में लाया करेगा? नहीं करेगा अब। ठीक है, ये कब है? जब हम लोग EPS 3 कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउइंग, क्या एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन द सेम नेबरहुड। सही। ओके। और मिनिमम सैंपल्स क्या है कि तुम्हारे पास एक रीजन में 5 एटलीस्ट नोड्स होने चाहिए फॉर इट टू फॉर्म अ क्लस्टर। ऐसा नहीं है कि तुमने ये दूसरे कोने में जाके 2 पॉइंट्स हैं एंड इन दोनों का क्लस्टर बना दिया। उन क्लस्टर तब तक नहीं बन सकते जब तक कि उसकी अराउंड 5 ना हो। ठीक है, ये जो से आइडेंटिफाई हो रहा है। क्लियर? दोबारा रिपीट करना जरा उसी बात। देखो, ये आउटलायर्स इनवर्स पॉइंट्स इसमें बताया था कि आउटलायर्स विच आर नॉट असाइन टू एनी क्लस्टर। अगर तुम्हारे पास जो है वो क्लस्टर्स ज़्यादातर यहाँ पे हैं, एक तुम्हारे पास या 2 पॉइंट एक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये हम्म। किसी डाटा पॉइंट के करीब है? नहीं है। सही है। तो क्यों ना इन्हीं दो का क्लस्टर बना दो। तो गैप ज़्यादा नहीं आ जाएगा इनके अंदर फिर दोनों पॉइंट्स में? अगर यहाँ क्या पे होता बना है? दिया तो इन दोनों का बना दो। मसला है कोई? नहीं। मसला है। मसला ये है कि इससे अगेन वो आउटलायर्स ग्रुप में बन रहा है, तो इसलिए बताया कि मिनिमम सैंपल्स 5 है। तो किसी कोई भी क्लस्टर बनने में उसके बाउंड्री के अंदर एटलीस्ट 5 होने 5 चाहिए। होने। सही। सही, क्लियर? ठीक। तो ये DBSN कैन था। तुम्हारे पास ये हो गई लैब कंप्लीट आई गेस। यस, हम्म। क्लियर? कोई सवाल? नहीं। बाकी जो PCA की वर्किंग है, अगर अगर तो मुझे टाइम मिला और मूड हुआ मेरा तो फिर मैं ये इसकी वर्किंग देख लूँगा। ओके, फॉर्मूले की। फॉर्मूले की, यस।